Hello students, now this is problem number 10 from the recent assignment based on joining and earthing of conductors. The question is, there are two spherical conductors of radii r and 2r. r and 2r ये दो spherical conductors हो गए और इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर दोनों से कनेक्टेड हमारे पास यहाँ पर स्विच है। तो ये स्विच नंबर S2 है जो इनर वाले स्फीयर से कनेक्टेड है और स्विच नंबर S1 आउटर वाले स्फीयर से कनेक्टेड है एंड देन दे आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंट पर एट द इनिशियल टाइम कैपिटल Q चार्ज इज गिवन टू द inner conductor. Capital Q charge is now given to the inner conductor at the initial moment, and then after first this switch S1 is connected, then S1 is opened, S2 is connected, and this way. सो अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे 10th क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहले हमने स्विच S1 बंद किया, फिर इसको ओपन कर दिया, फिर स्विच S2 बंद किया, फिर उसको ओपन कर दिया। ये हमने एक साइकिल मानी है। सो व्हाट इज़ वन साइकिल? द वन साइकिल इज़ फर्स्ट क्लोज S1, ओपन S1, क्लोज S2 एंड देन ओपन S2. दिस इज वन साइकिल एंड नाउ वी रिपीट दिस साइकिल. We repeat this cycle for capital N number of times. This cycle is repeated for the capital N number of times, and after that what will be potential difference between the inner and the outer conducting spherical cells? So that is the question now. So उसको सॉल्व करते हैं. अर्थिंग ऑफ कंडक्टर इसका कंसेप्ट है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के ऊपर. और हम सबको पता है कि जब कोई कंडक्टर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी कंडक्टर को जब हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो अब इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ अर्थ हो जाएगा, एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इज ऑलवेज कंसीडर टू बी ज़ीरो. सो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने ला रहा हूँ. जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले S1 को क्लोज करना है, तो जब आप S1 क्लोज करेंगे एंड S2 ओपन रखेंगे, दैट मीन डायग्राम कैसा होगा? S1 क्लोज करेंगे और S2 ओपन रखेंगे, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रही है. आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर. S1 क्लोज करने का मतलब जो बाहर वाला स्फीयर है वो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है. इनर स्फीयर को हम ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनर स्फीयर के ऊपर एक कैपिटल Q चार्ज है. अब ग्राउंड करने के बाद जो बाहर वाला स्फीयर है उस पर भी कुछ चार्ज अपीयर होगा. तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ग्राउंड करने के बाद जो हमारा बाहर वाला स्फेरिकल सेल है उस पर कोई Q2 चार्ज है. मैंने ये 2 जानबूझ के लिखा है बिकॉज ये इनर वाला नंबर 1 मानेंगे, सपोज 1, एंड द आउटर वाले को हम नंबर 2 नाम दे रहे हैं. तो हम ये मानते हैं कि बाहर वाले की ग्राउंडिंग करने के बाद इसके पास Q2 चार्ज है और अंदर वाले पर चार्ज कैपिटल Q, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. रेडियस इसकी दी गई है, इनर वाले की R है और आउटर वाले की 2R है. यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट आप ये लगाओगे दैट पोटेंशियल ऑफ दिस आउटर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ दिस आउटर स्फीयर मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग. एंड अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो, पोटेंशियल 0 की इक्वेशन लिखो, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज़ ऑन द आउटर सरफेस can be written as potential at this point because of Q2 charge, that is K Q2 divided by 2R, and potential at the same point because of this capital Q charge, and that is K capital Q divided by 2R again, and this is equals to 0. It gives me Q2 equals to minus times Q. Now then after, as per the question, S1 opened and now S2 is closed. S1 open and S2 is closed. Now इस केस में क्या होगा? जब आप S1 ओपन कर रहे हो और S2 को क्लोज कर रहे हो, दैट मीन्स कि अब हम इनर स्फीयर की ग्राउंडिंग कर रहे हैं
बट रिमेंबर इस केस में जो हमारा आउटर स्फीयर था जिसका चार्ज Q2 लिखा हुआ है वो -Q ऑलरेडी आ चुका है. दैट मीन्स नाउ दिस आउटर स्फीयर हैज़ अ चार्ज ऑफ -Q. And now we assume Q1 charge for the inner sphere. We assume that the charge on the inner sphere is now Q1. And now since the inner sphere is connected to the ground, potential of this inner sphere will be 0. It implies potential at this point by this Q1 charge K Q1 over R plus potential at the same point because of this outer spherical shell which is K minus of capital Q divided by 2R equals to 0. एंड यहाँ से आपको Q1 की एक वैल्यू मिल जाती है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2. अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये दिख जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कि दिस टोटल स्टेप, ये जो पूरा स्टेप है दैट इज़ आवर वन साइकिल. This is our one cycle, and such cycle is repeated for capital N number of times. We are repeating this cycle for N number of times. अब मुझे अगर हम लोग इसको एनालाइज करें कि what happens after at the end of one cycle, what happens at the end of one cycle, and what was in the beginning of this cycle. In the beginning of first cycle, inner sphere was having Q charge and outer sphere 0 charge. यहाँ पर Q 0 था. This was the beginning of first cycle. And now this is end of the first cycle. What is at the end of first cycle? So at the end of first cycle, the result is our outer sphere has a charge of minus capital Q. And now the inner sphere is Q1, that is capital Q by 2. So this is capital Q by 2 and minus Q. These two values are now the values corresponding to the charge on the inner and the charge on the outer sphere at the end of first cycle. now beginning of first cycle की बात करें तो beginning of first cycle में inner sphere Q था, end of first cycle में Q by 2 है, and the end of the first cycle is now beginning of second cycle. So whatever charge the inner sphere has in the beginning of cycle is now reduced by 1 by 2 times, and this end of first cycle is the beginning of the second cycle. So therefore by the same arguments, at the end of second cycle the charge on inner sphere will be 1/2 times of this Q by 2. पहले साइकिल के स्टार्टिंग में Q था और पहले साइकिल के एंड में उसका हाफ हो गया. अब दूसरे साइकिल के स्टार्टिंग में Q by 2 है तो दूसरे साइकिल के एंड में इसका हाफ यानी Q by 4 हो जाएगा. तीसरे साइकिल के स्टार्टिंग में Q by 4 है तो तीसरे साइकिल के एंड में Q by 4 का हाफ यानी कि Q by 8 हो जाएगा. और इस आर्गुमेंट के हिसाब से अगर हम चलते जाएं, आफ्टर दिस आर्गुमेंट अगर आप चलते जाओ तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं. आफ्टर nth cycle, charge on the inner sphere, after nth cycle the charge on the inner sphere, क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन द इनर स्फीयर QI मानते हैं सपोज दैट, एंड इसको QO मानते हैं, I फॉर इनर एंड O फॉर आउटर. सो QI चार्ज ऑन द इनर स्फीयर आफ्टर n cycle. After first cycle Q by 2, after second cycle Q by 4, after third cycle Q by 8. So it is Q divided by 2 to the power n inner cycle. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में कोई एक पॉइंट चूज़ करेंगे एट स्मॉलर डिस्टेंस. वहाँ पर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे और गॉस लॉ अप्लाई करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करेंगे.
एंड अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ई को कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनर और आउटर सेल्स के बीच में जब निकालते हो आप, इनर सेल और आउटर सेल के बीच के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द गॉस लॉ, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी 4 pi r square equals to the charge inside this Gaussian surface will be q inside, that is q divided by 2 to the power n and then epsilon 0. यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 to the power n epsilon 0 and 4 pi r square. And now potential difference, for the potential difference is the final step. Now that potential difference between the inner and the outer will be integral of this electric field E with a dr, and limit of dr will be from small r to the outer radius 2r. Now अब आप क्या करोगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की गई है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन के इनसाइड पुट करेंगे, इनसाइड दिस इंटीग्रेशन, एंड उसके बाद जब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे विथ लिमिट्स r एंड 2r, तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा फाइनली फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, that is Vi minus Vo in the final step will be like capital Q divided by 2 to the power n plus 1 and 4 pi epsilon 0 r. So 1/4 pi epsilon 0 को मैं कांस्टेंट k मान लेता हूँ, कूलम्स लॉ वाला, and then denominator you will have r. This is the final potential difference. क्वेश्चन नंबर 10 था असाइनमेंट्स का पोटेंशियल ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर एंड अर्थिंग ऑफ कंडक्टर वाले असाइनमेंट के थ्रू, राइट. सो फाइनल आंसर आपके सामने है अब ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली Q/2 to the power n plus 1 into the Coulomb constant which is 1/4 pi epsilon 0 and divided by small r.